नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम का खास प्रोग्राम क्या आप जानते हैं। साथियों, आज हम इस प्रोग्राम में वाटर कंजर्वेशन को लेकर बातचीत करने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं पृथ्वी पर 71% भाग पानी होने के बाद भी भारत सहित विश्व के अनेक देशों के सामने गंभीर पेयजल संकट क्यों उत्पन्न हो गया है। भारत को विश्व के जल संकटग्रस्त देशों की सूची में कब शामिल किया गया। क्या 2060 तक वास्तव में भारत के 60% लोगों के पास पेयजल नहीं होगा। इसका सलूशन क्या है, समाधान क्या है, आदि बिंदुओं पर आज मैं विस्तार पूर्वक इस एपिसोड में जानकारी देने जा रहा हूं। साथियों, एक पुराना सॉन्ग गीत आप सुने होंगे, गीत गाता चल मुराही गीत गाता चल, जल नहीं होता तो जग जाता जल। यह अक्षरशः सही है। साथियों, जल ही जीवन है, इसकी एक एक बूंद अमूल है। ये कहावतें और जुमले अक्षरशः सही हैं, इनको किसी भी हाल में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं पृथ्वी सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल का अकेला ग्रह है, प्लैनेट है, जिस पर पानी पाया जाता है। पृथ्वी पर पानी दो तरह से पाया जाता है, एक जमीन की सतह पर और दूसरा जमीन के नीचे, जिसे अंडरग्राउंड वाटर भी कहा जाता है। पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग पानी है तथा पृथ्वी के अंदर सिर्फ 1.6% पानी उपलब्ध है। इस तरह अर्थ प्लैनेट पर यानी पृथ्वी पर कुल 72.6% पानी पाया जाता है। फ्रेंड्स, आप अच्छी तरह जान रहे हैं कि पेयजल यानी पीने लायक पानी की कमी दुनिया भर में एक बड़ी और विकराल समस्या बनती जा रही है। समय रहते अगर पानी की बर्बादी न रोकी गई और इसके कंजर्वेशन संरक्षण के उपाय नहीं किए गए तो हालात और बद से बदतर होते जाएंगे। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की रपट के मुताबिक इस वक्त दुनिया की 10% आबादी गंभीर जल संकट का सामना कर रही है। यह संकट समय के साथ साथ और गहराता जा रहा है। अगर हालात यही रहे तो संयुक्त राष्ट्र की एक दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक दुनिया की 14% आबादी के सामने घोर जल संकट वाटर क्राइसिस उत्पन्न हो जाएगी। साथियों, दुनिया के देशों के साथ साथ भारत भी इससे अछूता नहीं है, बल्कि भारत में स्थिति और भयावह है, क्योंकि यहाँ की आबादी सबसे ज़्यादा होने के कारण स्थिति और गंभीर है। वर्तमान में भारत में हालात और ख़राब हैं। गौरतलब है कि दुनिया की आबादी का 18% हिस्सा लगभग भारत में रहता है, जबकि भारत में पृथ्वी पर मौजूद कुल इस्तेमाल करने लायक पानी का सिर्फ 3 से 4% ही उपलब्ध है। इस तरह हमारी आबादी भारत में वर्ल्ड की आबादी का 18% है, जबकि हमारे पास पानी सिर्फ वर्ल्ड में जो भी पानी उपलब्ध है पीने लायक उसका 3 या 4% ही हमारे पास उपलब्ध है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना आबादी और उपलब्ध पेयजल में कितना गैप है। साथियों, जून 2019 में जारी नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 600 मिलियन यानी 60 करोड़ लोग गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2020 तक 21 भारतीय शहरों में पानी का मुख्य स्रोत यानी भूजल अंडरग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा। इसी रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि 2030 तक लगभग 40% आबादी के पास पीने लायक पानी नहीं बचेगा। साथियों, इसी तरह 18 मार्च 2021 को यूनिसेफ द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लगभग 9 करोड़ बच्चे वर्तमान में गंभीर पेयजल संकट का सामना कर रहे हैं। शायद आपको मालूम नहीं होगा, 2011 में भारत को पानी की कमी वाले 37 हाइपर सेंसिटिव देशों की सूची में शामिल किया जा चुका है। साथियों, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में भी पेयजल संकट
की समस्या कितनी विकराल रूप से बढ़ती जा रही है, कितना विकराल रूप धारण कर चुकी है और भविष्य में इसके बढ़ने की और ज़्यादा संभावनाएं बनी हुई हैं। साथियों, अब आपके मन में एक प्रश्न जरूर उठता होगा कि जब जमीन पर 72.6 यानी पृथ्वी पर 72.6% पानी उपलब्ध है, इतना अधिक पानी उपलब्ध होने के बावजूद भी गंभीर पेयजल संकट या पेयजल की समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है, इस तरह का प्रश्न आपके मन में अवश्य उठता होगा और उठना भी चाहिए। साथ ही इस संबंध में ऊपर जैसा कि बताया जा चुका है कि पृथ्वी के सरफेस यानी ऊपर तल पर मौजूद कुल पानी का 97% पानी समुद्रों में है, जो नमकीन और खारा होने की वजह से पीने और दीगर कामों में इस्तेमाल करने लायक बिल्कुल नहीं है। शेष 3% पानी ही इस्तेमाल करने लायक है। साथियों, गौरतलब है कि इस 3% पीने और इस्तेमाल करने लायक पानी का 2.4% पानी ग्लेशियरों पर तथा साउथ एवं नॉर्थ पोल पर बर्फ की शक्ल में जमा हुआ है। अब हमारे पास इस 3% इस्तेमाल करने लायक पानी में सिर्फ 0.6% पानी नदियों, झीलों और तालाबों में जमा है, जिसे ज़्यादातर कृषि कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। पेयजल के लिए इसका इस्तेमाल न के बराबर हो रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ 1.6% पानी जो जमीन के नीचे है पेयजल के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी हमारे पास जो पृथ्वी पर 72% पानी मौजूद है उसमें से सिर्फ 1.6% पानी ही पीने लायक या दीगर कार्यों में इस्तेमाल करने लायक है। इस 1.6 भाग पानी को पीने के साथ साथ सबसे अधिक कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे और कल कारखानों में भी प्रयोग किया जाता है। साथियों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में अंडरग्राउंड वाटर का 80% पानी कृषि के लिए प्रयोग किया जाता है। सिर्फ इस 1.6% पानी का 20% भाग ही पानी वर्तमान में पेयजल के लिए उपलब्ध है और इसका भी वितरण असमान रूप से फैला हुआ है। कहीं कहीं इसकी प्रचुरता है, इसकी उपलब्धता ज़्यादा है और कहीं कहीं यह पानी बिल्कुल नहीं है। इससे गंभीर जल संकट का अंदाजा लगाया जा सकता है। साथियों, वर्तमान भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत ट्यूबवेल और वाटर पंप सेट तथा सबमर्सिबल पंप्स हैं, जो अंडरग्राउंड वाटर को बाहर लाकर इसे अनावश्यक रूप से बर्बाद करते हैं। साथियों, अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग 71 भाग पानी होने के बावजूद भी भारत सहित पूरी दुनिया में पेयजल का संकट क्यों पैदा हो रहा है। आइए अब हम इसके कारणों पर नज़र डालते हैं कि ये संकट क्यों उत्पन्न हो रहा है, इस क्राइसिस के रीजंस क्या हैं, इसके काजेस क्या हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। साथियों, विगत सालों में हमने आधुनिकता की अंधी दौड़, अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यानी जनसंख्या वृद्धि, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण और एग्रीकल्चर की नई नई तकनीकों, नई फसलों के कारण बड़ी बेरहमी से हमने अंडरग्राउंड वाटर का दोहन किया है और साथ ही साथ अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने वाले सारे स्रोतों या संसाधनों जैसे नदियों, झीलों, तालाब, पोखर, कुओं और जलाशयों, रिजर्वायर्स आदि को अतिक्रमण कर उसे पाट कर बड़ी बड़ी इमारतें, बिल्डिंग्स उस पर बना डाली हैं। आज के करीब 50 साल पहले सिंचाई का मुख्य स्रोत कुआं और तालाब हुआ करता था, जिसे हमने पाट डाला है। अब इसकी जगह इरिगेशन यानी सिंचाई का मुख्य स्रोत ट्यूबवेल और सबमर्सिबल पंप हो गए हैं, जिससे अंधाधुंध पानी का दोहन कर हम उसे अनावश्यक रूप से बर्बाद कर रहे हैं। पहले तालाब और कुआं खुदवाना एक पुण्य का काम माना जाता था। ऋग्वेद की एक ऋचा में उल्लेख मिलता है जिसमें कहा गया है कि 10 कूपो समोवापी, 10 वापी समो हृदय, 10 हृदय समो पुत्र और 100 पुत्रों समो वृक्ष, यानी 10 कूप खुदवाने का सवाब एक वापी यानी तालाब खुदवाने के बराबर है
और 10 तालाब खुदवाने का पूर्ण एक जलाशय या झील खुदवाने के बराबर है, और 10 बड़े जलाशय या झीलों को खुदवाने का पूर्ण 100 पुत्रों के बराबर है, और 100 पुत्रों के बराबर पूर्ण एक वृक्ष लगाने का है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी कितना गंभीर, कितना महत्वपूर्ण रहा है मानव जाति के लिए। हमारे पूर्वज अंडरग्राउंड वाटर को लेकर कितना सतर्क थे। जब इस ऋग्वेद की ऋचा का सृजन किया गया होगा, लगभग आज से 2,500-3 हज़ार साल पहले इस ऋग्वेद की रचना की गई थी। उस समय वाटर को लेकर, जल को लेकर हमारे पूर्वज कितना सतर्क थे, और इसकी रिचार्जिंग के लिए, इसके अंडरग्राउंड को रिचार्ज करने के लिए उस समय तालाबों और पोखरों और कुओं के महत्व को इस ऋग्वेद में बताया गया है। इससे इसकी महत्ता का अंदाजा हम लगा सकते हैं। साथियों, भारत में पर्याप्त वर्षा जल होने के बाद भी वर्षा जल का हम सिर्फ 8% पानी ही संरक्षित कर पाते हैं, कंजर्व कर पाते हैं। शेष 92% पानी नदी नालों से होता हुआ समंदरों में मिलकर खारा बन जाता है। पहले इन्हीं तालाबों, झीलों और कुओं के माध्यम से वर्षा जल से अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जाता था, जिसे हमने बड़ी बेरहमी के साथ बंद कर डाला है। बंद करने के साथ साथ हमने नए कुएं और तालाब को खुदवाना भी बंद कर दिया है। इस पर भी हमने विचार नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि भूमिगत जल का स्तर, यानी ग्राउंड अंडर वाटर लेवल नीचे काफ़ी हद तक गिर गया, और वर्तमान में भी गिरता जा रहा है। ताज़ा रिपोर्ट्स, आंकड़ों के मुताबिक देश में 0.3 मीटर वार्षिक की दर से जल स्तर घट रहा है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 10-20 सालों में, आने वाले सालों में अगर इसी तरह वाटर लेवल गिरता रहा तो किस तरह हालत खतरनाक और गंभीर हो जाएंगे, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। वाटर लेवल गिरने की वजह से महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तमिलनाडु के कई राज्यों में गंभीर पेयजल संकट, पेयजल की समस्या उत्पन्न हो चुकी है। साफ पानी पीना मुश्किल हो रहा है। मैंने कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में ऑब्जर्वर के रूप में काम किया है, और वहाँ हमने बड़े करीब से वाटर क्राइसिस को, पेयजल की समस्या को देखा है। महाराष्ट्र के कतिपय जिलों में, जो महाराष्ट्र के पूर्वी और दक्षिणी जिले हैं, उनमें वाटर क्राइसिस इस कदर बढ़ चुकी है कि प्रशासन द्वारा टैंकर के माध्यम से प्रतिदिन गांव में पानी की सप्लाई की जाती है, और इसी सप्लाई किए गए पानी को लोग पीते हैं, पशुओं को पिलाते हैं, स्नान करते हैं और डेली यूज में लाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह स्थिति कितनी गंभीर और भयावह हो चुकी है। साथियों, नीति आयोग के रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 60 करोड़ लोग जल संकट से जूझ रहे हैं वर्तमान में। भूजल स्तर कम होने के साथ साथ अनेक क्षेत्रों में हानिकारक तत्वों जैसे आर्सेनिक, कैडमियम, फ्लोराइड, निकिल और क्रोमियम की सांद्रता भी बढ़ती जा रही है, जिससे गंभीर बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, पैदा हो रही हैं। पृथ्वी पर घटते पेयजल को बचाने और संरक्षण के प्रति आज भी हम उतना गंभीर नहीं हैं। इतनी बड़ी समस्या होने के बावजूद भी पानी के महत्व को हम आज भी नहीं समझ पा रहे हैं, और न तो समझते हैं। अनपढ़ और कम पढ़े लिखे, कम समझदार लोगों की बात तो छोड़ दें, आज पढ़े लिखे हाईली एजुकेटेड लोग भी अंडरग्राउंड वाटर के महत्व को तथा तालाबों, पोखरों, झीलों और कुओं द्वारा अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने की प्रक्रिया को और इसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं। न ही यह टॉपिक उनके लिए चर्चा का विषय है और न ही उनके लिए आवश्यक है। इस ओर मेरा मानना है कि इस ओर एक मैसिव व्यापक जागरूकता अभियान चलाने की घोर आवश्यकता है। सरकार के साथ साथ सिविल सोसाइटी, NGOs को भी सामने आने की आवश्यकता है। इस संबंध में कार्य करने की आवश्यकता है और लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि इस ओर जितना प्रयास करने की ज़रूरत है उतना प्रयास नहीं हो पा रहा है।
न तो गवर्नमेंट लेवल पर और न ही जन सामान्य लेवल पर। अभी भी कृषि कार्यों के साथ अन्य कार्यों में अनावश्यक रूप से अंडरग्राउंड वाटर का दोहन कर उसे बर्बाद किया जा रहा है। पूर्वांचल के गांवों में जहां पानी की उपलब्धता है, प्रचुरता है, वहां हर घर में सबमर्सिबल पंप लगे हुए हैं, जिन्हें अनावश्यक रूप से दिन भर चलाया जाता है। पानी इधर उधर बहता है और हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है उसे हम बाहर लाकर उसको अनावश्यक रूप से बर्बाद करते हैं। मैं गाँव में कई गाँव में मैंने विजिट किया है और बड़ी नज़दीकी से देखा है। आज भी लोग वाटर कंजर्वेशन को यानी पेयजल के महत्व को नहीं समझ पाते और बिना समझा बूझे उसको अननेसेसरली उसको बर्बाद करते हैं। साथियों, पानी की एक एक बूंद अनमोल है, इसे बचाना हम सबका परम कर्तव्य है। अगर समय रहते देश में जल संरक्षण को लेकर हम गंभीर नहीं हुए अथवा इसके प्रति अपनापन नहीं दिखाए तो आने वाली हमारी नस्लें, हमारी पीढ़ियां पानी को तरस जाएंगी। गौरतलब है कि सन 1991 की सेंसस के मुताबिक भारत की कुल जनसंख्या लगभग 84 करोड़ के आसपास थी, जो वर्तमान में बढ़कर 145 करोड़ की सीमा को पार कर चुका है और भारत चीन को पछाड़ते हुए वर्तमान में विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बन चुका है। साथियों, 2040 में इसके लगभग 160 करोड़ तक पहुंचने की आवश्यकता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय पानी की कितनी बड़ी पेयजल का कितना बड़ा संकट उत्पन्न होगा, कितनी अधिक पेयजल की डिमांड बढ़ेगी। लेकिन हमारे पास जो जल है उसको हम अनावश्यक रूप से उसका दोहन कर उसे बर्बाद कर रहे हैं कृषि कार्यों में और इंडस्ट्री के कार्यों में। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, केमिकल फैक्ट्रीज हैं, जिसमें हम अनावश्यक रूप से पानी को बर्बाद करते हैं। इस पर हमें आप सबको ध्यान देने की ज़रूरत है। ज़रा सोचिए, आज के 20-30 साल बाद पेयजल की कितनी बड़ी समस्या हमारे सामने उत्पन्न होगी। कैसे हम सर्वाइव करेंगे, हमारी आने वाली नस्लें, हमारी पीढ़ियाँ, हमारी जनरेशन्स इसको कैसे सर्वाइव कर पाएंगी, कैसे इसको सफ़र करेंगी, ये हमारे और आपके सामने एक यक्ष प्रश्न बनकर खड़ा हुआ है। इस पर हम सभी लोगों को ध्यान देने की घोर आवश्यकता है। आप देखे होंगे कि इधर इस गंभीर समस्या को देखते हुए गवर्नमेंट लेवल पर काफ़ी प्रयास किया गया है और किया जा रहा है। इस संबंध में कई इनैक्टमेंट कानून भी बनाए जा चुके हैं, लेकिन इसका अभी भी अनुपालन कंप्लायंस नहीं हो पा रहा है, जिससे ग्राउंड वाटर को हम स्टैक कर बाहर लाकर उसको बर्बाद कर रहे हैं। ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए साथियों नरेगा स्कीम भारत सरकार द्वारा जो बेरोजगारी खत्म करने के लिए चलाई जा रही है, उसका एक कंपोनेंट है तालाब खुदवाना। इस योजना के अंतर्गत पूरे भारत में लाखों करोड़ों तालाब में खुदवाए गए हैं, लेकिन अभी भी ये पर्याप्त नहीं है। इस योजना के अंतर्गत और ज़्यादा तालाब खुदाए जाने की ज़रूरत है और अगर इसमें बजटीय प्रावधान न हो तो तालाब खुदवाने के लिए सरकार को एक अलग से योजना संचालित करने की ज़रूरत है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हर गाँव में जो पहले स्थिति थी, जिस तरह पहले हर गांव में 10-5 तालाब हुआ करते थे, उस तरह आज हर गांव में 10-20 तालाब हों और वर्षा जल जिसमें कलेक्ट होकर अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सके। इसी तरह भारत सरकार द्वारा एक फ्लैगशिप योजना चलाई जा रही है, हर घर नल योजना। इससे भी हर गांव में वाटर लाइन बिछाई जा रही है, ओवरहेड टैंक के माध्यम से इसमें पानी सप्लाई की जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पेयजल के रूप में हर जगह इस पानी को इस्तेमाल किया जाएगा। इस पर भी जागरूकता चलाए जाने की आवश्यकता है कि इस नल के पानी को कृषि कार्यों में इस्तेमाल न किया जाए, इसका पेयजल के रूप में ही इस्तेमाल किया जाए, तब जाकर इसकी सार्थकता होगी और इसको लागू किए जाने का लाभ जनता को मिल जाएगा। साथियों, मेरी जनता से भी और सभी जागरूक लोगों से गुजारिश है, अनुरोध है कि इस वाटर कंजर्वेशन को लेकर सिर्फ सरकारी प्रयास ही नाकाफ़ी होगा। सरकारी प्रयास पर ही हम आश्रित न रहें, इसके लिए हमें भी जागरूक होने की ज़रूरत है और हम अपने आसपास के लोगों को वाटर कंजर्वेशन को लेकर और वाटर क्राइसिस को लेकर, अंडरग्राउंड वाटर के महत्व को लेकर हम अपने आसपास लोगों को जागरूक करें, उन्हें बताएं और कहीं भी वाटर जल
वाटर को बर्बाद न होने दें, कहीं नल के माध्यम से बर्बाद न हो, सबमर्सिबल पंप के माध्यम से बर्बाद न किया जाए, न ही अनावश्यक रूप से इधर उधर पानी बहने दिया जाए। इस पर हमारा आपका विशेष कर्तव्य है, महती कर्तव्य है कि हम इस सब को ध्यान दें और अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें, तब जाकर हम अपनी इस जल संकट से उबार पाएंगे। साथियों, पानी बचेगा तभी जीवन बचेगा। इस सूक्त को, इस मंत्र को जरूर अपनाइए, अन्यथा आने वाली हमारी नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। हमारे अंदर एक ग्लानि का भाव रहेगा। साथियों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम इस तरह की बेशकीमती जानकारी लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। सुल्तान समद बस भाई कुटुंबकम, लखनऊ।